नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक दिल दहला देने वाले हादसे से सब सकते में आ चुके हैं। इस साल का यूपी में हुआ अब तक का यह सबसे बड़ा हादसा है। हादसा मुरादनगर के शमशान घाट में उस वक्त हुआ जब कुछ लोग एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे। बारिश से बचने के लिए ये लोग एक बालकनी की छत के नीचे आकर खड़े हो गए और तभी वो छत अचानक भरभरा कर गिर गई। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बिल्कुल साफ है कि इन मौतों का जिम्मेदार करप्शन है। 25 लोगों की मौत के पीछे जिम्मेदार वो ठेकेदार है जिसने शमशान घाट पर बन रही छत में घटिया सामान का इस्तेमाल किया और नतीजा 25 लोगों की अकाल मृत्यु के रूप में सामने आया। जरा सी बारिश के बाद जमींदोज हुई करप्शन की छत का परिणाम ये सामने आया कि अब एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। अभी तक इस मामले में ईओ यहां पर आपको बता दें कि निहारिका सिंह, जे चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि ठेकेदार जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, ठेकेदार अजय त्यागी, वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ शासन की सख्ती के बाद मंडल कमिश्नर अनीता सी मेश्राम और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने हादसे की रात ही मोदी नगर तहसील में बैठकर स्थिति की समीक्षा की। लेकिन इस सब के बीच इस हादसे से एक बात साफ हो गई है कि अधिकारियों की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का काम चलता रहा। ठेकेदार घटिया सामान का इस्तेमाल करते रहे, निर्माण चलता रहा, लेकिन प्रशासन की आंख तब तक नहीं खुली जब तक 25 लोगों की मौत ना हो गई। तब जब ठेकेदार फरार हो जाता है और तब भी जब चीख पुकार मच जाती है। भ्रष्टाचार की छत गिरने के साथ ही वक्त अब सबक लेने का है, लेकिन सवाल खड़ा हुआ है कि प्रशासन ने कितना सबक लिया है और दोषियों को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा। एक सवाल यह भी कि क्या अब यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे नहीं होंगे। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे की चर्चा में। और लगातार इसमें यह बड़ा सवाल खड़ा होता है मोनिका कि जिस तरह से यह हादसा होता है उसमें राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, या ये दोनों के दोनों मिलकर यह साबित करने की जुगत में लग जाएंगे कि जो भी गलती हुई है वो ठेकेदार के द्वारा गलती हुई है। बिल्कुल। यहां पर इन तमाम सवालों के बीच में आज हम बहस करेंगे और इसमें जिम्मेदारी आज हम जरूर तय करने की कोशिश करेंगे कि इसमें किसका कितना रोल है, इन 25 मौतों का जिम्मेदार कौन है, और अगर इसी तरह से लापरवाही चलती रही तो क्या जनता अपने आप को सुरक्षित मानेगी। क्योंकि जो फल कारोबारी जयराम जिनका अंतिम संस्कार वहां पर हो रहा था, उसी हादसे में उनके बेटे की भी मौत हो जाती है। कितना दुखद है मोनिका। बिल्कुल। और आलोक, ये मैं लापरवाही नहीं, ये मैं कहूंगी बेशर्म लापरवाही। जिस तरीके से क्या कोई कल्पना कर सकता है कि शमशान घाट के निर्माण कार्य में घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, लेकिन यहाँ पर ये संभव हुआ क्योंकि इस तरह के काम चलते रहे और कोई एक्शन नहीं लिया गया। जान कितनी सस्ती हो गई है लोगों की, ये देखने को मिला। अब यहाँ पर आलोक कहीं ना कहीं समय आ गया है कि कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाए और आगे इस तरह के घोटाले ना हो, ऐसा निर्माण ना हो, घटिया सामग्री ना इस्तेमाल हो। ऐसे एग्जाम्पल सेट करे सरकार, शासन प्रशासन की तरफ से कोई नियम कानून बने और यहाँ पर डरे वो लोग, डरे वो ठेकेदार कि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए, आगे ऐसे दर्दनाक हादसे ना हो। बिल्कुल। इसमें एसपी देहात हैं जो वहां के ईरज राजा, उन्होंने बताया है कि इसमें निहारिका सिंह अधिशासी अधिकारी हैं और सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी और जेई चंद्रपाल, ये 4 इसमें मुख्य अभियुक्त बताए गए हैं मोनिका। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेकेदार अजय त्यागी है वो लगातार फरार चल रहा है। यहां पर यह भी बात गौर करने वाली है कि पहले बसपा के एक निगम पार्षद रहे, उनके साथ मारपीट का केस भी ठेकेदार अजय त्यागी पर दर्ज था। ये एक तरह का अपराधी है, इसके बावजूद भी इसको टेंडर मिल जाता है। और ये अब बात सामने आई कि जब टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त एक अजय त्यागी ने अपना टेंडर डाला और उसके बाद उसके दोस्तों ने 3 अन्य कंपनियों के नाम से टेंडर डाले। तो पहले से ही तय था कि ये टेंडर अजय त्यागी को ही मिलेगा। टेंडर पूलिंग हुई यहां पर, और जब टेंडर पूलिंग हुई तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार टेंडर देते वक्त भी हुआ और टेंडर के बाद जब टेंडर उनको मिल जाता है, जब निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, उस वक्त भी अजय त्यागी ने भ्रष्टाचार किया और यहां पर वो सामग्री नहीं लगाई गई जो सामग्री लगाई जानी चाहिए थी। सामग्री कच्ची थी और हल्की सी बारिश के चलते ही अभी 2.5 महीने पहले इसका निर्माण हुआ था। अभी इसमें ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 2.5 महीने पहले ही इसमें निर्माण हुआ और इसमें तस्वीरें बिल्कुल सबके सामने हैं।
बिल्कुल आलोक, और जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक फॉर्मेट कहीं ना कहीं बन गया है कि शुरुआत से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, यहां पर तभी आके खुलती है शासन प्रशासन की जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। क्या यहां पर भी इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह का कोई हादसा हो? क्योंकि ये भी मालूम चल रहा है कि वहां पर लोगों ने शिकायत की थी कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। क्या समय रहते यहां पर नहीं काम किया जा सकता था? और अगर किया जाता तो आज 25 लोगों की इस तरीके से दर्दनाक मौत ना हुई होती। यहां पर बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्राइम न्यूज के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने की जरूरत है। इनमें सबसे अहम सवाल है कि फरार ठेकेदार की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? हादसे के बाद 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह दूसरा सवाल प्राइम न्यूज आज उठाता है कि 25 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। इसमें तीसरा सवाल, कितनी कमजोर छत को प्रशासन की मंजूरी कैसे मिल गई? आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्या भ्रष्टाचार में ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत थी? क्या यह सब कुछ पहले से तय था? यह भी एक बड़ा सवाल। ये 4 सवाल प्राइम न्यूज की तरफ से कि फरार ठेकेदार की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? क्या उसको पहले से ही पता था कि यहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार हो सकता है? बिल्कुल आलोक, और जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाएगी, जब तक इन सवालों की जवाब नहीं मिल जाएंगे, तब तक हम इस खबर को प्रमुखता से दिखाते रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें इंसाफ मिलना, उनके परिवारों को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूपेंद्र जी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि लगातार एक ढांचा बन चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस ढांचे के अंतर्गत आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के बाद कमियां सामने आती हैं, उसके बाद अधिकारी इस लीपापोती में जुट जाते हैं कि किस तरह से पूरे मामले को दबाया जाए। तो जनता कैसे सुरक्षित है? सबसे पहले तो मेरी जितने भी इस हादसे में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं, और उस परिवार के साथ ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। आपने जो आज 3 सवाल उठाए ये बहुत अहम सवाल हैं आलोक, और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि जब यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये बिल्कुल, अगर मैं कानून की बात से शुरू करूंगा इसमें, क्योंकि भ्रष्टाचार है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके की इसमें खबर आई है इस पूरी घटना के अंदर की, जब से इसको ठेका मिला, इसको बीच में काम रोका गया, और इसके बनाने के बीच में भी जो वहाँ के नुमाइंदे थे, जो नुमाइंदगी करते हैं, जो पार्षद वगैरह थे, उन लोगों ने इस काम को रुकवाया। 6 महीने ये वह काम रुका रहा, उसके बाद फिर ये काम शुरू हो जाता है। काम शुरू होने के बाद अगर ये गलत तरीके से बना था तो कैसे इसकी अप्रूवल मिल गई, कैसे काम शुरू हो गया, कैसे इसको टेंडर मिला, जो आपने सवाल उठाया, तो ये बहुत ही गहन जांच का विषय है। और इसमें जो आपने एक शंका जताई है, मेरी भी बिल्कुल शंका यही है कि ये इसमें इन 4 लोगों को बुक करके और अल्टीमेटली बलि का बकरा ठेकेदार को बनाएंगे, और कुछ दिन के बाद ये चीज मेरे ख्याल से मानस पटल से बाहर हो जाएगी और चीज अपने आप दफन हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये समय आ गया है कि जहां पे इसके अंदर इस तरीके की निष्पक्ष जांच की जाए, और एक जो कानूनी प्रावधान है उन कानूनी प्रावधान के साथ इसको नजीर के तरीके से पेश किया जाए। क्योंकि जो इन्होंने अभी एफआईआर दर्ज की है, अगर आप उसको देखें तो ये एफआईआर जो दर्ज की है, जितने भी सेक्शंस इसके अंदर लगे हैं उसके अंदर एक्सेप्ट 1 सेक्शन 409 ऑल आर बेलेबल, सबके अंदर कानून उसमें जमानत हो सकती नहीं है, एज ए मैटर ऑफ राइट हो जाएगी, बेलेबल ऑफेंस है वो। 409 इसके अंदर जो है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, इसके अंदर ये नॉन बेलेबल है। लेकिन मेरा इसके अंदर कहना ये है, क्योंकि इसके अंदर जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ है वो इसके अंदर जो आपने टेंडर वाला बोला, बहुत अच्छी आप रिसर्च करके आए आलोक, मैं आपको इसके लिए साधुवाद है कि आप इतनी तैयारी के साथ इसमें आए। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार की वाकई जो शुरुआत हुई है वो टेंडरिंग से शुरू हुई है, और मेरा मानना यह है कि इसके अंदर इन 4 लोगों को नहीं, बल्कि जो टेंडर प्रक्रिया में इससे जुड़े हुए लोग थे वहां से शुरू करने के बाद, और इसको आज ठेकेदार पर लाके इसको खत्म करना चाहिए, ना कि सिर्फ इन 4 लोगों को बुक करके और ठेकेदार को बलि का बकरा बना के। और जहां तक रही कानून की बात, तो ये आज वेल सेटल्ड है कि स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्चरस एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर इसमें जिम्मेदारी या जवाबदेही किसकी है, तो ये बिना किसी शक और शुबे के ये हमारे स्टेट की जिम्मेवारी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये हमारी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी इसके एम्प्लॉय थे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारी सरकार। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने लापरवाही बरती, जिन्होंने अनदेखी की, वो भी लोग हैं। अश्विनी शाही, आपका मैं रुख करूंगी। आपने देखा कि 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 25 लोगों की मौत का मतलब आप समझते हैं किस तरीके से जो परिवार हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे थे। हमने भी दर्शकों को दिखाया। आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा?
बहुत जरूरी है अब समाज में कि एक सख्त यहाँ पर एग्जाम्पल सेट हो कि अगर इस तरह की घोटालेबाजी की जाएगी, इस तरह का भ्रष्टाचार अगर निर्माण में देखा जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। तो आगे ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं कि जो हमारे मृतक हैं वो बहुत ही दुखद हादसे के शिकार हुए हैं और उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और मैं कदापि नहीं कहना चाहता हूं कि कोई इसमें जो भी दोषी हो वो बचेगा। ये एक जांच का विषय है और जांच जिस सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है ये पूरे प्रदेश को मालूम है। प्रदेश में कोई ऐसा चीज नहीं है जो संज्ञान में आए। लखनऊ के संज्ञान में भी भूपेंद्र जी ने कहा कि स्टेट जिम्मेदार है, तो मैं इनकी बात से असहमत होते हुए भी सहमत इसलिए हूं कि अगर किसी काम का क्रेडिट स्टेट लेता है तो उसका जो है दोष भी सरकार के ऊपर ही आता है। तो सरकार का ये काम है कि जो भी जांच करवाकर जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, तो बलि का बकरा वो नहीं बनेगा, वो दोषी है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से जांच में उसके खिलाफ आता है कि उसको गलत तरीके से टेंडर दिया गया, उसके बाद दूसरा आता है कि उसने गलत सामग्री लगाई, तो सामग्री अपने अकेले नहीं लगाया, उसने और भी अधिकारी वहां होंगे जो मिलकर काम करेंगे। इन सबकी एक विस्तृत जांच होगी और माननीय योगी जी कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले हैं इसमें मजबूत जांच कराने के। और चाहे किसी भी स्तर का अफसर हो, उस विभाग का जो दोषी पाया जाएगा उसको नापने का काम 2.5 महीने पहले इसका निर्माण हुआ था, इसकी शिकायत भी की गई थी कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहले ही इस पर कोई एक्शन लिया जाता तो ये हादसा ना होता? मोनिका जी, ये दो बातें हैं। अभी मैं भूपेंद्र जी की बात का जवाब दे रहा था कि स्टेट जिम्मेदार है। अब आता हूं आपकी बात पर। आपने कहा कि इसकी शिकायत की गई थी, शिकायत किस लेवल पर की गई थी, किस अधिकारी को की गई थी, ये भी जांच के विषय में आता है कि शिकायत अगर नहीं की गई, स्टेट अगर इस पर ध्यान देता है, जो कि ध्यान ले चुका है, संज्ञान लिया जा चुका है, तो उस पर भी ये जांच का बिंदु है कि अगर 2 महीने पहले शिकायत हुई है तो किस अधिकारी के पास शिकायत हुई है और उस अधिकारी ने क्यों नहीं कार्रवाई की, ये भी जांच में आता है। ये बनता जी। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा हैं। कीर्ति जी, लगातार जिस तरह से हादसे हो जाते हैं, हादसे के बाद चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, नेता सामने आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उसके बाद अपने रूटीन कामों में लग जाते हैं। क्या सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने से ही राज्य सुरक्षित हो जाएगा, राज्य ठीक से चलता रहेगा? सबसे पहले तो जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी, और उसके परिवार के प्रति समाजवादी पार्टी के और सवाल है कि कीर्ति जी, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आता हूं। अजय अरोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस है। तो जिस तरह से जो संवेदनाओं का एक दौर चलता है किसी भी हादसे के बाद, उसमें फिर ये बात कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है कि भ्रष्टाचार के चलते ऐसा हादसा हुआ। और ये अगर हम देखें 2021 कब तक का सबसे बड़ा हादसा कहा जाएगा कि लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे और वहां पर 25 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होनी चाहिए? आलोक जी, सर्वप्रथम जो 25 लोगों की मृत्यु हुई उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे जी। और जहां तक आपने बात की प्रशासन की और इस घटना की, बिल्कुल आलोक जी, प्रशासन जिम्मेदार है और राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। क्या पता था उन 25 लोगों को किसी के अंतिम संस्कार में गए थे और आज उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा? कभी सोचा था किसी ने? बिल्कुल नहीं सोचा था। और इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ प्रशासन की और जिसके द्वारा बनाया गया। और अभी आपने एक सवाल किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि जब शिकायत हुई थी 6 महीने काम बंद रहा था तो उस पर सरकार क्यों नहीं चेती? सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आलोक जी। सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। प्रशासन, सरकार, राज्य सरकार और ठेकेदार, ये सारी एक चेन है, ये सीक्वेंस है। इसके लिए पूरी सीक्वेंस ही जिम्मेदार है। और मैं कड़ी निंदा करता हूं प्रशासन की भी और सरकार की भी कि इस प्रकार जब शिकायत थी तो पहले कदम क्यों नहीं उठाए। बिल्कुल। कीर्ति निधि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति जी, जिस तरह से अब एक सिलसिला शुरू हुआ है, मैंने आपसे पहला सवाल यही लिया था कि संवेदनाएं अब दी जाएंगी, ये कहा जाएगा कि हमको दुख है, फिर उसके बाद अब
प्रशासन सामने आ चुका है कि हम 10 लाख रुपए आपको दे देंगे, प्लस हम आपको सरकारी नौकरी दे देंगे। क्या इन सब चीजों से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या राज्य सरकार की? सर देखिए, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। मैं तो आलोक जी कह रहा हूं कि जो लोग मृतक हैं इस घटना में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और उनके परिवार के प्रति समाजवादी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। अब सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हुई, 45 दिन में ही वो छत धराशायी हो गया और 25 लोगों की जान चली गई। जब वो निर्माण हो रहा था तब भी उसकी शिकायत वहां के जिला प्रशासन से, नगर पालिका के चेयरमैन से, नगर पालिका के ईओ से की गई थी, लेकिन उसपे न तो जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया, न तो चेयरमैन ने संज्ञान लिया, और न तो ईओ मुरादनगर ने संज्ञान लिया, जिसका परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई। अब सवाल है कि सरकार को नजीर पेश करना चाहिए एक्शन लेकर के, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल एक आलोक जी खड़ा होता है। अगर मैं कहूंगा तो बात होगी कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर बनारस के अंदर पुल गिरा था और एक घटना हुई थी, सरकार इनकी थी, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई, न तो किसी के खिलाफ वहां एक्शन हो पाया। अगर बनारस के अंदर हम कड़ा संदेश देने में सफल होते तो शायद मुरादनगर की घटना नहीं होती। और सिर्फ ईओ जिम्मेदार नहीं है मुरादनगर में, वहां के चेयरमैन की भी भूमिका बराबर की होती है ईओ के साथ। नगर पालिकाओं में जितनी भूमिका ईओ की उतनी भूमिका चेयरमैन की, बिल्कुल और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं। कार्रवाई दोनों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि चेक पर हस्ताक्षर दोनों करते हैं, भुगतान दोनों करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी दोनों की है। और कि भुगतान करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि क्वालिटी से काम हुआ कि नहीं हुआ, जो मानक था उसके हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो जितनी जिम्मेदार वहां की ईओ है उतने ही जिम्मेदार वहां के चेयरमैन है, और वो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। ठीक। डॉक्टर रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश ठाकुर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने देखा कि भ्रष्टाचारियों ने कुछ नहीं छोड़ा, शमशान घाट के निर्माण में भी यहाँ पर भ्रष्टाचार सामने आया है, घोटाला सामने आया है, तो आखिर लोगों में डर क्यों नहीं है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो जाएगी? और जिस तरीके से हमने देखा कि 25 लोगों की जान चली गई है, तो लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है? मोनिका जी, मुझे लग रहा है जब ये चीजें होती हैं तो इनके नजरों में ये नहीं होता ये मंदिर का निर्माण है, मस्जिद का निर्माण है, या फिर ये किसी धार्मिक से जुड़ा हुआ कोई किसी तरह का निर्माण है। इनकी वेदना और जो संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अब मैंने बड़ा गौर से सारे पॉलिटिकल पार्टी को, हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सब ने एक एक चीज करके लब्बो-लुबाब एक ही बात उन्होंने कही है, इसमें सीएम योगी दोषी हैं, फलाना फलाना दोषी है। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस लेवल के नीचे ही आ जाओ। एक त्यागी नाम का जो बिल्डर है, जो इसमें ठेकेदार है, वो जब आपने कहा कि जब 4 कंपनियां जो बना लेता है तो जाहिर सी बात है, सारी चीजें स्पष्ट है कि उसी को ही टेंडर मिलना है। ये राय किसने दी होगी? ये राय किसने दी होगी? निहारिका सिंह ने दी होगी, ये राय चेयरमैन ने दी होगी। तो ये जो निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग, तो इनकी बात कोई सीएम योगी से नहीं होती है, कोई ऊपर से बैठे हुए लोगों से नहीं होती। इनका जो बंदरबाट है, इनका जो गठजोड़ है, वो आपस में ही सब कुछ होता है। इस पे एक खबर और मेरे पास आई है कि वहां के लोकल किसी अखबार ने इसको लेके जब निर्माण हो रहा था, जो घटिया निर्माण हो रहा था, उसको लेकर उन्होंने फाइल करी थी खबर। तो त्यागी के गुंडों ने उनको धमकियां दी थी, उसमें स्थानीय पुलिस ने कंप्लेन भी करी है। तो जाहिर सी बात है, जब मामला ही इतना बड़ा होने वाला था, उनको पता था कि हमने तो बना के छोड़ देंगे भाई। 60-65 दिन में जो कोई सड़क या कोई घर मकान बनता है तो उसके प्लास्टर या वगैरह उसका काम अधूरा ही रह जाता है। उसी इतनी दरमियान में, इसी दिनों में वो धराशायी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपको बड़ी मछली को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो छोटी मछलियां हैं इस पूरे खेल में, आप उनको तो पकड़ो, दोनों तो पकड़ो। रमेश जी, आपने कहा कि बंदरबाट जो है नीचे हो जाता है, ऊपर अधिकारियों तक या फिर सीएम तक बात नहीं पहुंचती है, लेकिन अब जब ये बड़ा हादसा हो गया है, 25 लोगों की जान चली गई है, तो जवाबदेही तो कहीं ना कहीं सरकार की ही बनेगी ना, सीएम ही जवाब देंगे। देखो, इसमें क्या होता, आप पत्रकार हो, हम लोग हैं, हमने दिल्ली का रमेश पार्क का हमने घटना देखी, जिसमें 200 के लोग करीब मारे गए। क्या हुआ? उनके जो मालिक थे सरदार जी, उनको पकड़ा गया, 1 साल वो 6 महीने जेल में रहे, बाहर आ गए। अब
बनारस का मामला हुआ, वहां क्या हुआ, यही सारी चीजें हुई। इसमें 2016 में कोलकाता में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। तो 2-3 महीने के बाद वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जवाबदेही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकार की बनती है। सरकार के पास ऐसे मुद्दों को लेकर सुलझाने के लिए, उनको बांटने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको कहते हैं मुआवजा। मुआवजा 1,00,000-2 लाख रुपए बांट दिया, इसी हो गया। उसके बाद में हम आप फिर इंतजार करें दूसरे किसी घटना के लिए। जी। इस हादसे ने सबका ध्यान इस ओर खींचा है कि जब निर्माण कार्य होता है तो घटिया सामग्री जो इस्तेमाल की जाती है, जो यहाँ पर घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, उस पर कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि एक्शन लिया जाए कहीं ना कहीं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से एक पूरी परिपाटी बना दी गई है, डलहौजी का एक यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। उनके ही टाइम पे 1856 के आसपास PWD का निर्माण कराया गया था, और कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के मामले तभी से शुरू हुए कि जब पूछा जाता था तमाम अधिकारियों से कि इतनी सीमेंट थी, इतने पत्थर थे, ये कौन खा गया। तो एक तंज इतिहास में खूब अक्सर बताया जाता है कक्षाओं में हमें कि वहाँ पर खच्चर कुछ खड़े थे, वहाँ पर अधिकारी ने ये कहा कि ये खच्चर खा गए पत्थरों को। ये हालत थी तब भी, आज से लगभग 200 साल पहले भी। ये परिपाटी धीरे धीरे कुछ ऐसी हो गई है कि अब जो अफसर हैं वो ABCD सिखाने लगे हैं। ABCD में अगर उनके पास कोई मामला आता है तो A का मतलब सीधे अवॉइड कर दिया किसी मामले को, B में बाईपास कर दिया। अगर कोई जिम्मेदारी तब भी आ गई तो C का मतलब कंफ्यूज कर दिया, फिर कि अगर जिम्मेदारी आ भी गई तो उसको कंफ्यूज कर दिया, और D मतलब जब पूरी तरह से जिम्मेदारी उसके ऊपर आ ही जाए तो वो फाइल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये ABCD के चलते क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, यकीनन ये ABCD के चलते ही सारी चीजें हो रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो डलहौजी का जिक्र किया, जो आज की तारीख में भी हमारी व्यवस्था वही है जो अंग्रेज बना के गए थे। अगर इसको मैं थोड़ा, जो राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं इनकी राजनीतिक उसमें बोलूं तो मैं बोलूंगा कि बोलते हैं कि वो गोरे अंग्रेज चले गए, आज काले अंग्रेज आ गए हैं। अल्टीमेटली काम जो डलहौजी के टाइम पे हो रहा था वो आज भी ये हो रहा है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो अश्विनी जी ने जो बोला कि वो थोड़ा सा मेरे से असहमत होते हुए भी सहमत थे जब मैंने ये बोला कि स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल। तो मैं उसमें बताऊं कि अश्विनी जी, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा था, मैं ये जो प्रपोजिशन लॉ की है मैं वो बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये वेल सेटल्ड प्रपोजिशन है कि एनी टॉर्चियस, मतलब स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्चियस एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी चीज इन्होंने बोली थी अभी रमेश जी ने, जिसमें उन्होंने योगी को थोड़ा ये कहा कि देखो, मैं यहाँ पे योगी या शिवराज सिंह चौहान या त्रिभुवन सिंह या कोई भी, मैं किसी CM के नाम से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है हम उसकी बात करेंगे। यकीनन इसके अंदर ये बात योगी तक नहीं जाती, ना वो कमीशन CM तक जाता है, और ये नीचे लेवल तक की जो आपने बोला वहां तक भी जाता है, और नीचे लेवल भी बहुत ऊंचे लेवल है। मतलब ये ठेकेदार और ये JE और AE का लेवल, आप इस पे इनको सब चीजों को खत्म कर दें ये भी संभव नहीं है। इसके अंदर जो लोग टेंडर प्रक्रिया से शुरू होकर नीचे तक आए थे, इन सब लोगों की इसके अंदर लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर मुझे लगता है कि ये समय ऐसा भी है कि जिस तरीके की प्रोविजंस में इनको बुक किया गया है, इसमें मर्डर का केस भी लगाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट ऐसे एक्ट हुए जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे, कि जैसे अगर मान लो आप उपहार कांड लो या मेरठ का कांड लो या BMW कांड लो या आप मर्सिडीज कांड लो, उसके अंदर कानून से ऊपर हटके भी, या मतलब उन्होंने कानून की जो व्याख्या करी उसमें उनको थोड़ा सा रेयरेस्ट टू रेयर में माना। मेरे ख्याल से ये समय है कि इसको हम सिर्फ एक नेग्लिजेंस और ये करके इन लोगों को इतने सस्ते में छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये मुआवजा भी अगर ये दिया जा रहा है कि 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए और ये 10 लाख रुपए या सरकारी नौकरी, ये भी कोई मुआवजे की कैलकुलेशन नहीं है। अगर इसमें भी यहाँ अगर मुआवजे की अगर बात आए तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जो MACT एक्ट से होता है, या जो अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर होता है, जो लोग उसके अंदर मरे हैं, उसमें हो सकता है कि एक लड़का ऐसा हो कि जिसकी तनख्वाही 28 लाख रुपए महीना हो जी, उसका कैरियर अभी पता चला कि 20 साल का 30 साल का कैरियर हो, उसको आप 10 लाख रुपए से कैसे कंपनसेट करेंगे? तो इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। इस प्रश्न को अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए, इनके सबके आंसर आने चाहिए। और जो आपने ABCD आपने जो अभी इसको डिफाइन किया, यकीनन इसके अंदर ABCD के अलावा कुछ नहीं है जी। इसके अंदर जब उसकी कंप्लेंट हुई तो उस अधिकारी की भी बात आनी चाहिए, बिल्कुल चेयरमैन तक की भी आनी चाहिए। इसमें जो नगर निगम के जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव और जो हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे भी हैं, इन सबको इसके अंदर हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसने अनदेखी की है, लापरवाही बरती है। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी। मोनिका जी, मैं भूपेंद्र सिंह जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ जी। टेंडर प्रक्रिया से लेकर जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ,
और ये बात चलकर आई कि इसमें किसी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा मानना मोनिका ये है, हम जिम्मेदारी की बात अभी छोड़ देते हैं। मेरी बात से सभी लोग इत्तेफाक करेंगे जो पैनल में बैठे हैं। एक डर खत्म हो गया है। क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का डर खत्म हो गया? अगर डर होता तो जो टेंडर प्रक्रिया में 4 फार्म भरे जाते और निगम पार्षद से झगड़ा होता, प्रशासन से मिली भगत ना होती, तो डर खत्म हुआ है। तो डर का जिम्मेदार कौन है मोनिका? मुझे इस बात का उत्तर चाहिए कि सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये डर खत्म क्यों हो गया? ये डर अगर होता इसका एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है अश्विनी शाही, मृत्यु रुक जा सकती। ठीक है, इन्हीं के ही पास चलते हैं। अश्विनी शाही, जिस तरह से इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि डर का माहौल खत्म हुआ है, और ये सवाल तो देखिए उठेगा, क्योंकि एसडीएम सामने आते हैं, बोलते हैं आप इतना मुआवजा ले लीजिए, आप यहाँ पर सरकारी नौकरी आप हमसे ले लीजिए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब टेंडर प्रक्रिया में जब 3-3 टेंडर उसी के दोस्त डालते हैं, और ये बिल्कुल पहले से तय था कि इसमें टेंडर पूलिंग हो रही है, इसकी जानकारी निहारिका सिंह को थी, उसके बावजूद हर कोई वहां पर खामोश बैठा रहा। तो क्या जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ चैंबर में बैठने के लिए हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए आलोक जी, कहीं भी कोई टेंडर होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ही ऐसी है जिसने 10 लाख रुपए तक के ऊपर के सारे ठेकों को टेंडर से करने का और ई टेंडरिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया था। उसके पहले सारे टेंडर जो है लगभग 20-20 लाख 25-25 लाख के बिना टेंडर के काम दिए जाते थे। तो हम लोगों ने चारों तरफ से इस चीज को, इस तंत्र को कसने का काम किया। ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बेईमानी शैतानी होती है, तो तंत्र को कसा गया था। अब 3 टेंडर अगर डाले गए हैं, मान लीजिए कि तीनों लोगों ने टेंडर डाला है, तो एक टेंडर की प्रक्रिया है, उसमें मुझे पता हो, आपको पता हो, निहारिका सिंह को पता हो, वो कोई रोक नहीं सकती है कि पूलिंग हो। चौथा नहीं आया या दहशत के मारे उनको नहीं लाने दिया गया, या कहीं से जो है उसको पहले से सेटिंग है। ये एक प्रक्रिया है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया है, उसको अगर पूरा किया जाता है तो कागज का पेट भरा हुआ है। नहीं तो उस वक्त तो यहाँ पर संदेह होना चाहिए था ना कि सिर्फ 3 टेंडर आए हैं, जिनमें से एक तरफ से अजय त्यागी डाल रहा है, दूसरी तरफ उसके दोस्त डाल रहे हैं। तो आखिर अगर ऑनलाइन आवेदन मांगा जाता है, अगर खुले मंच से सभी को निमंत्रित किया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे गाजियाबाद में कोई और इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा। सिर्फ 3 आए, यहीं पर शंका होनी चाहिए थी ना किसी भी अधिकारी को। आलोक जी, आपकी बात सही है। अगर वहां के लोग चाहते तो 3 टेंडर पर टेंडर को निरस्त कर सकते थे या आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 3 टेंडर की एक प्रक्रिया होती है। अगर 3 टेंडर आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि हाँ, ये प्रक्रिया 3 लोगों के द्वारा हो जाती है, क्योंकि जब टेंडर की नियमावली बनती है उसमें ये होता है कि 2 टेंडर पर टेंडर पास होगा या 3 पर पास होगा या उससे अधिक पर पास होगा। तो वो नियमावली, उसकी प्रक्रिया पूरी की गई। अब हम देखिए, ये तो जांच का विषय अजय जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। पहले जो जांच का विषय है कि वो वहां पर किस तरीके का गलत निर्माण क्यों कराया गया, जबकि उस पर रोक लगाया गया था। जांच वहां की होनी है, और वहां से जब जांच शुरू होगी तो ये सारे प्रक्रिया जो आलोक जी आप कह रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें समाहित हो जाएंगी। अश्विनी जी, उस पर भी जांच होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, चीजें क्लियर नहीं होती है, तब तक जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा? प्रशासन की है, मुरादनगर प्रशासन की है, जिसने उस टेंडर को किया है, जिसने उसको कॉल किया था, जिसने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर जारी करना होगा। यहाँ पैनल में बहुत लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं आपके ही मुंह से कि कमियां कहां पर है जो आज ये हादसा हुआ। कमियां बताइए आप खुद ही। मैं मोनिका जी, हाँ, कमियां पूरी प्रशासन की हैं। जी मोनिका जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने स्वीकार भी कर लिया कि निर्माण गलत था, रुका गया, और एक प्रक्रिया होती है, 3 टेंडर भरे गए, 4 टेंडर भरे गए, वो पूर्ण होगी। इन्होंने पूरी विधि बता दी और उन्होंने पूर्व का बता दिया कि पूर्व में महंगे टेंडर, अरे महंगे टेंडर सस्ते की बात नहीं है। बात यह है कि 25 लोगों की मृत्यु हो गई, ये छोटी बात नहीं है। तो उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। वापस आ जाएंगे जिनकी मृत्यु हुई है, क्या मुआवजे से वापस मिल जाएंगे वो लोग? क्या पैसा देने से उनकी जान वापस आ जाएगी? नहीं, ये प्रश्न चिन्ह उठेगा सरकार पे। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते आप। ये नहीं कि मैं विपक्ष में बैठ के सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, प्रश्न उठेगा और प्रश्न का उत्तर सरकार देगी। प्रश्न उठाइए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रश्न उठाइए, न्यायपालिका में जाइए, मीडिया डिबेट करने से थोड़े उसका जवाब मिलेगा। तो मतलब आप ये मानते हैं, आपने मान लिया कि खत्म हो गया?
आपने भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया, इन्होंने अपनी गलती मान ली तो डिबेट खत्म हो गई। इन्होंने स्वीकार कर लिया, मोनिका जी, आलोक जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया। जी कीर्ति पांडे जी, कीर्ति जी, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी अब इस पूरे के पूरे कांड में हाँ क्या स्वीकार कर लिया है? आपने कहा ना प्रशासन जिम्मेदार है, निर्माण कानून क्या भ्रष्टाचार हुआ, आपने बोला तो है। वो बोले न्यायपालिका जाइए, न्यायपालिका जाइए अगर भ्रष्टाचार हुआ। आपका दायित्व नहीं है आलोक जी, अगर इन्होंने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने कहा अगर हुआ, अगर आपने जहां तक आपने सुना नहीं, अगर प्रश्नवाचक होता है, अगर इफ एंड बट लगाकर वो यहाँ पर अपनी बात बोल रहे हैं, वो यहाँ पर सत्यापित नहीं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। पैनल में बैठ के आज भी अगर बोलेंगे 25 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों से पूछो ना। सड़कों पे है परिवार, सड़कों पे है, सरकार के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है परिवार। आप देखिए सड़कों पे परिवार देखिए किस तरह बिला बिला के रो रहे हैं, किस तरह रो रहे हैं परिवार, किसी की पत्नी, किसी की माँ। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं कीर्ति पांडे। लगातार जिस तरह की तस्वीर पूरे के पूरे गाजियाबाद के आसपास, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो महसूस भी कर रहा है कि ये इस तरह का हादसा था कि लोग अंतिम संस्कार में गए हैं, हर कोई दुखी है, और उसके बावजूद पीछे से आवाज आती है कि छत नीचे गिर गई है, वो दब गया, उसका हाथ कट गया, वो मर गया, इस तरह की चीख पुकार वहां पर मच जाती है। इसमें सबसे ज्यादा अब जो अहम भूमिका वो विपक्ष की हो जाती है। आप क्या अब इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे पूरी तरीके से? आप इसमें सरकार को आईना दिखाएंगे कि नहीं चूक तो आपसे हुई है? देखिए आलोक जी, लगातार समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाती रही। बनारस में पहले कहा आलोक जी, बनारस के अंदर घटना हुई थी जब पुल गिरा था, तब भी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चिताया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केवल जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सुनीता जैसे लोग चैनलों पे बैठ करके जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टाचार होता है वहां कड़ी कार्रवाई नहीं करते। एक संदेश देने में यह सरकार असफल हो जाती है। दूसरा, कोरोना काल में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर खरीद में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में घोटाला हुआ, लगातार उसके खिलाफ आवाज उठती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, एसआईटी की टीम गठित हो गई, बिना एफआईआर एसआईटी जांच कर रही है कोरोना काल के घोटाले का, बिना एफआईआर। ये आश्चर्यजनक उत्तर प्रदेश की सरकार में एफआईआर तो हुई है ना, सबसे महत्वपूर्ण एफआईआर हुई है कीर्ति जी, लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों के इन अफसरों के खिलाफ, वहां के चेयरमैन के खिलाफ 304 के साथ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। न चाहते हुए भी अगर किसी की हत्या किसी से होती है तो 304 के साथ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। इन हत्याओं के लिए लोग जिम्मेदार हैं। वहां के ठेकेदार तो इसमें सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं इस तरह का निर्माण करूंगा, कल के दिन छत गिरेगी, कोई नीचे होगा तो वो दब के मरेगा ही मरेगा। तो इसमें ठेकेदार के ऊपर तो इसमें हत्या के प्रयास का नहीं, उसके ऊपर तो हत्या का ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 304 का मुकदमा दर्ज हुए। 304 में यह है कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हत्या हुई। 304 का मुकदमा उन अफसरों के खिलाफ, वहां के चेयरमैन के खिलाफ। और आज भी सरकार इस घटना की लिपापोती में लगी है। चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ? डीओ अगर भुगतान के जिम्मेदार है तो चेयरमैन भी जिम्मेदार है, दोनों दस्तखत करते हैं चेक से भुगतान के। चेयरमैन को उस एफआईआर से क्यों बाहर रखा गया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन, उसको लूट की झूठ है, ठेकेदार हो कोई बचेगा नहीं। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इसमें बीजेपी का पक्ष यही है कीर्ति जी, उनका अश्विनी जी का यही कहना है कि अब कोई भी हो इसमें वो बचेगा नहीं, जांच हम पूरी इसमें करवाएंगे। मैं आलोक जी कर रहा हूँ, प्रथम दृष्टिया चेयरमैन का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? निहारिका सिंह की गिरफ्तारी हुई, के चंद्रपाल सिंह जेई की गिरफ्तारी हुई, सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हुई, चेयरमैन का नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया? चेयरमैन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना ही हो, क्योंकि चेयरमैन का नाम इसलिए वहां के जिला प्रशासन ने बाहर रखा। अश्विनी जी, इस मामले में ऐसा क्या किया जाएगा कि एक सख्त एग्जाम्पल सेट होगा और आगे कोई हिम्मत ना करे इस तरह का घोटाला और भ्रष्टाचार करने की? जितने अफसर इसमें दोषी हैं, चेयरमैन दोनों के खिलाफ ये लोग गलत वो इंटरसेप्शन कर रहे हैं गलत। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि ये लोग जो है, मैं अपने सपा के पांडे जी को बताना चाहूंगा, गायत्री प्रजापति
सारी चीजें करते हुए कितने दिन बाद जब तक कोर्ट ने उनको नहीं कहा, गिरफ्तारी नहीं की गई। ये सरकार दूसरी है, ये जांच कराएगी और कोई भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेगी। अश्विनी जी, जैसा सब चलता आ रहा था कि वैसे आगे भी चलेगा? चार्जशीट दाखिल की मोनिका जी, क्या जैसा सब चलता आ रहा था आगे भी वैसे चलेगा? फॉर्मेट चेंज होगा? क्या आ रहा है? क्या किस लाइन पर सुधार नहीं हुआ है मोनिका जी, बताइए तो। भ्रष्टाचार में अश्विनी जी, सुधार होता तो क्या ये दिन हम देखते? कोई भी हो भ्रष्टाचार, उसको माननीय योगी जी ने बख्शने का काम नहीं किया है। सुबह से शाम तक उनकी समीक्षा चलती रहती है और जो आदमी कहीं भी गड़बड़ी में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, MP हुआ करते थे, गोरखपुर शहर में और देखते थे कहीं घटिया 2 मिनट में वहाँ के लोगों को हटवाने का काम किया करते थे। उस समय इन्हीं लोगों की सरकार थी जो आज आपके यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। डॉक्टर रमेश का काम बहुत बेहतर गोरखपुर शहर में कराया करते थे। आज तो 23 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और बेहतर मुख्यमंत्री हैं। दूसरे ठीक है हमारा भी। कीर्ति जी, आ रहा हूँ आपके ही पास, आऊंगा इसके बाद। डॉक्टर रमेश, एक सवाल यहाँ पर आपसे ले लेते हैं। कीर्ति जी, आऊंगा आपके पास, रुकिए। डॉक्टर रमेश, जिस तरह से आपने देखा कि अब यहाँ पर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो रस्साकशी चलती आई है, आज़ादी के बाद से ही, जब से ही ये दावा किया गया था कि हम लोकतंत्र के जरिए एक आपको अच्छा यहाँ पर प्रशासन देंगे, अच्छी शासन व्यवस्था देंगे, एक अच्छी सरकार आपको देंगे, लेकिन अब कोशिश यही है कि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के टाइम में भी घोटाले हुए, हर कोई जानता है, क्योंकि उस समय एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। 2G स्कैम का नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं, क्लस्टर बसों के घोटाले का मुझे नाम लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं। सपा सरकार में भी गायत्री प्रसाद प्रजापति किस तरह से बेलगाम हो गए थे, और खनन घोटाले पर जिस तरह से एक IAS अधिकारी का नाम भी सामने आया था फतेहपुर से, वो भी यहां पर याद दिलाने की जरूरत नहीं। बीजेपी के राज्य में अभी साल का जो पहला सबसे बड़ा हादसा हुआ, ये सबके सामने है। आपको क्या लगता है कि राजनेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, उनको साथ आकर इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जवाबदेही तो फिर इसमें सबकी बनेगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि मौजूदा जो सरकार है, योगी सरकार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, इन गवर्नमेंट ने कुछ करा या नहीं करा वो अलग की बात है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी हैं, कहीं ना कहीं डर तो पैदा हुआ है, लेकिन डर के पीछे की जो चीजें हैं वो नहीं रुक पाई। अब जब टेंडर होता है, मैं नगर निगम का बता रहा हूँ, जब टेंडर होता है तो टेंडर में 3 कड़ियां होती हैं। एक नगर निगम का अध्यक्ष होता है, एक टेंडर प्रक्रिया वाला, और दूसरा अधिशासी अभियंता। इन तीनों में टेंडर बांटने से पहले तय हो जाता है जो भी टेंडर किसी को दिया जाएगा उसका 35% हमारे पास आ गया। ये खुला खेल फरुखाबादी होता है। 100 रुपए की चीज है, 35 रुपए उनके पास आ गई। अब 65 रुपए में आप कुछ कर लो, और फिर 20 रुपए उसमें, 65 रुपए में क्या होता है, 20 रुपए और बढ़ जाते हैं, स्थानीय पुलिस को बढ़ जाते हैं, फला लोगों को बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ, उसके बाद ठेकेदार के पास क्या बचता है? उसको तो फिर अपने मन की करेगा। ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जो चोर हैं, जिन्होंने गुमराह करा, वो ये लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर ये चीजें नहीं जा पाती है। जब ठेकेदार के ऊपर कोई बड़ी बात आ जाती है, वो क्या होता है, जब यहाँ सपा वाले, कांग्रेस वाले, बाकी लोग हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कोई बचाव कर रहा है, कोई उनकी बुराई कर रहा, वही ठेकेदार कल को भाजपा ज्वाइन कर लेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। वही अजय त्यागी कभी सपा ज्वाइन कर लेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये चीजें हैं, वो हमेशा चलती रहेंगी, रुकने वाली चीजें नहीं है। हाँ, आज ये हादसा हुआ, हम डिबेट कर रहे हैं और सीएम तक बात पहुंच गई, उन्होंने मुआवजा बांट दिया है। कल परसों तक प्रशासनिक अधिकारियों की लाल बत्ती की गाड़ियां चारों तरफ घूमेंगी, खत्म हो जाएंगी, दूसरा हादसा हो जाएगा, उसका इंतजार करेंगे। मुझे लग रहा है इसके ऊपर कोई परमानेंटली अगर कोई एक्शन लिया जाए, या आगे जिस तरीके से मोनिका जी ने कहा कि ऐसा कोई डर पैदा हो, तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई व्यू चक्र ये बनाते नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेटेजी ऐसे बनाते हैं कि आगे हादसे ऐसे ना हो। मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक सुझाव मेरा होगा, हादसे रुक सकते हैं, 80% हादसे रुक सकते हैं। आप टेंडर प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी कर दीजिएगा, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों की जांच करो जो प्रक्रिया से सही तरीके से निकलते हैं, सही तरीके से रास्ते से जाते हैं, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जिसकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड ना हो। एक ही प्रक्रिया में एक ही बार वो आवेदन कर रहा है, उसको दो, और उनकी पूरी कंपनी की जांच होनी चाहिए, उनके कार्यशैली की जांच होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है ये, कंपनी की जांच होनी चाहिए। कोई कर नहीं पाते। वो ये टेंडर वाला जिसको मिल रहा है उसकी पहुंच कितनी है, वो कितना धनवान है, वो कितना हमें दे सकता है, दैट्स इट। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, यहां पर जो एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि
टेंडर की प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा ही लगा, और वो हर कोई जानता है कि टेंडर पूलिंग के चलते आज तक क्या होता आया है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सार्वजनिक संपत्ति का जब भी निर्माण होता है उसमें इस कदर लापरवाही होती है कि मान लीजिए आज एक सड़क बना दी गई किसी भी गली की छोटी से, मान लीजिए हम यहाँ पर नेशनल हाईवे की बात नहीं करते हैं, गली की सड़क आज बनती है, उसके बाद पता चला 5 दिन के अंदर ही जल निगम आता है, सड़क को तोड़ता है, पाइपलाइन डालता है और उसके बाद मिट्टी सड़क पे छोड़ के वहां से चला जाता है। तो सड़क फिर बनाई क्यों गई थी? क्या आपस में बैठकर ये सारे विभाग बातचीत नहीं करते हैं क्या कि जब हम किसी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर सबकी होनी चाहिए? पता चला वहां पर कोई खंभा लगाना है, उसके बाद कोई आया, गड्ढा खोदा, खंभा लगाया, उसके बाद वहीं पर उसको टूटा फूटा छोड़ के चले गए। तो सरकार को इन सब चीजों पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। ये जो आपने चीज बोली है कि इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, संवेदनशीलता नहीं, कुल मिला बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। अगर आप अभी देखें तो मैं जो इस बहस में हर कोई भ्रष्टाचार को तो मान रहा है, लेकिन अपने हर किसी के तर्क में ना कहीं इन लोगों की सहानुभूति उस परिवार या इस सिस्टम या इस खामी के साथ नहीं है। वो बड़ी सतही रूप पे इनके वहां पे बात करते हैं। बाकी ये हर चीज के लिए जो अपनी किसी एक आइडियोलॉजी को डिफेंड करने लगते हैं। जैसे अश्विनी जी ने बोला, अश्विनी जी के उन्होंने भ्रष्टाचार को तो माना, लेकिन बहुत ही संवेदनहीनता के साथ उन्होंने जो आज बात बोली है, मेरे ख्याल से जिसको अगर हम बोलें कि अभी तो चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, उनको इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए। कि जैसे उन्होंने बोला कि अगर टेंडर प्रक्रिया के लिए कि कागजों का पेट पूरा भर गया, अगर फाइल का पेट कागजों से भरता है तब तो फिर भ्रष्टाचार है ही नहीं। अगर मान लो यही परिभाषा है कि मतलब उसके अंदर अगर फाइलों के अंदर उन्होंने प्रोसेस को पूरा कर लिया और आपको अपरेंटली दिख रहा है कि इसके अंदर गलती है, लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं कागज पूरे हैं, तो इनको इस तरीके की बात मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो इन्होंने एक सर्टिफिकेट देने की बात करी योगी जी को या मोदी जी को कि उनके सामने मैं देखो मैं इसको बिल्कुल इस बहस में नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ और सिर्फ आज जो एक पर्पज है, जिस चीज पे हम बहस कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसी पे कंस्ट्रेन करना चाहता हूं, क्योंकि इस मुद्दे के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, अपेरेंट है, दिख रहा है, साफ है, बिल्कुल साफ है। इसके अंदर चेयरमैन बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा को हो, ये मेरे को, आपको या आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क ये पड़ता है कि जो आदमी शमशान घाट में किसी के संस्कार में गया और उसका संस्कार अगले 20 सेकंड में हो गया। बिल्कुल सही, ये एक सबसे अहम मुद्दा है। और जब भ्रष्टाचार आप मान रहे हो तो आप इसमें क्यों बनारस जा रहे हो, क्यों आप सपा की बात कर रहे हो, क्यों प्रजापति की बात कर रहे हो? आप आज सिर्फ मुरादनगर की बात करो ना, मुरादनगर से आप एग्जाम्पल सेट करो। जब आप किसी तरीके की कोई घटना अगर किसी प्राइवेट आदमी के साथ हो जाती है, उसके अंदर अगर ऑर्गेनाइजर अगर प्राइवेट है तो उसके अंदर आप 304 बुक करते हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इसके अंदर 304 क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया जा रहा? बिल्कुल सही। क्यों इसके अंदर 4 लोगों को जो बार बार ये घुमा फिरा के आते हैं कि जिसका ये अपने जो रमेश जी है, मैं इनसे भी थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार को तो वो मानते हैं, लेकिन बीइंग ए एडवोकेट पत्रकार उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। वो बड़े उदासीनता के साथ जैसे उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर इस चीज पे हम सब लोग सकारात्मक बहस करें और इसमें सिर्फ वाकई अगर हम उस समस्या पे ही चोट करें तो चीजें रुकेंगी भी, ज्यादा कुछ नहीं करना, और बदलेंगी भी। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आज सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर भ्रष्टाचार है। जब हम सब मान रहे हैं तो हम उसको उतना सख्त क्यों नहीं बना रहे? भूपेंद्र जी, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि जिस वक्त मुरादाबाद की बात हो रही है, गाजियाबाद की बात हो रही है, तो इसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष यहाँ पर और भी मुद्दे लेकर आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है वो दबकर रह जाता है और उससे भटक जाते हैं। तो जरूरी है कि आज जो कमी है उस पर सुधार करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। आलोक जी, जो आज बीत रही है, मैं पुनः उस पे आता हूँ। धारा 304 क्यों नहीं लगी, 409 क्यों? मैंने पहले बोला था मृत्यु हुई है, लेकिन मैं डिबेट के अंत में जाते जाते ये बोलूंगा कि हत्या आई है, ये मृत्यु नहीं है। और अभी मेरे साथी रमेश ठाकुर जी ने बात की और इन्होंने माना कि 35% अधिकारियों को जाता है और बढ़ता है, और ये निरंतर हो रहा है। तो इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि सरकार ही निर्देश देगी ना। अगर प्रशासन कोई काम कर रहा है, अगर वो इतनी रिश्वत भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी सरकार इतना कड़ा रुख अपनाए उन अधिकारियों से ताकि उनकी हिम्मत ना पड़े। पारदर्शिता अपने आप हो जाएगी ना। अगर डर हो जाएगा सरकार का डंडा सख्त होगा, तो ये जो बीच के बिचौलिए हैं, ठेकेदार और सरकार के बीच के, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़नी, इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी, रुक जाएंगे बिल्कुल। ये अश्विनी जी, एक बहुत बड़ा यहां पर सवाल यह भी है कि अग्नि परीक्षा है अभी सरकार की।
अग्नि परीक्षा इस मायने में क्योंकि लगातार सड़कों पर सिर्फ गड्ढे भरने की बात की जाती है, लेकिन जो खामियां सिस्टम के अंदर उसको भी तो दूर किया जाना चाहिए। आपको भी मालूम है, समाजवादी पार्टी को भी मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है कि कहां कहां पर लूप होल्स हैं, और उसकी अगर भरपाई हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की जवाबदेही तय करके ही हो सकती है। ये अंग्रेजों के यहां पर शासन की बात नहीं हो रही। अंग्रेजों के पास क्या था? अधिकार पूरे थे, जवाबदेही कुछ नहीं थी। कुछ ऐसे ही आज भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि अधिकार तो उनके पास हैं कि बने हुए हैं जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, लेकिन जवाबदेही अपनी एक भी नहीं मानते। आलोक जी, मैं इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अश्विनी जी से आप इसमें एक चीज और ऐड कर दें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी ही जिसको शब्द तो मेरा बेशर्मी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन डिबेट की गरिमा मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं शब्द का इस्तेमाल करूं। मैं इसमें बोलूंगा कि इन्होंने बड़ी ही संवेदनहीनता से ये कहा था कि अगर इसके अंदर कमी पेशी है तो न्यायपालिका चले जाएं। इनको ये कहने में क्या आपत्ति है कि बोलते कि अगर हमारा अगर चेयरमैन भी इसके अंदर है तो बीजेपी स्वागत करेगी इस बात का कि बोलते हमारे चेयरमैन को बुक किया जाए इसके अंदर। इनको ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ये बोल रहे कि न्यायपालिका चले जाइए, आप कागजों का पेट भर जाता है। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं ये। अश्विनी जी, एकदम हो सकता है कि भूपेंद्र जी की नजर में वाहियात बात हो, बेशर्मी हो सकता है संवेदनहीनता हो, लेकिन अगर तर्कों के साथ मैं बात कर रहा हूं, मैंने ये कहा है कि टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, अगर उस प्रक्रिया में वो आए हैं, मैं यहाँ किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा ही कर रहा है, बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए, पहले मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ किसी का, मैं कह रहा हूँ कि टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया नियम कानून के हिसाब से जो आता है उस हिसाब से वहाँ काम होता है। हाँ, अगर ये बिल्डिंग गिरी है, उसमें 25 लोग मरे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरासर गलत हुआ है। उसमें जो है सामान खराब लगाया गया है। सामान खराब लगाने का जिम्मेदार पहला होता है ठेकेदार, दूसरा उसके अधिकारी। ये सारे ये जांच का विषय है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो ठेकेदार हो या 3 गिरफ्तार हुए हो या आगे और बचा हो कोई, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो वहां का, वो बचेगा नहीं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने जो न्यायपालिका की बात कही, उन्होंने किस तरीके से बात करी, उन्होंने ये कहा कि सरकार का डर समाप्त हो गया है, अश्विनी शाही ने मान लिया। मैंने अगर इस चीज को संवेदनहीनता नहीं किया, यहाँ संवेदनशीलता से बात की कि हाँ वहां पर लोग मरे हैं, लेकिन ऐसे चीजें हुई हैं। तो अश्विनी जी, अब आपको इसमें सबसे ज्यादा जरूरी काम यही करना है। अग्नि परीक्षा मैंने इसलिए ही कहा क्योंकि देखिए, लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, टेंडर पोलिंग हुई है, ये तथ्य बिल्कुल साफ हो चुका है। अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, जा सकते हैं, ये खुला देश है, अश्विनी जी, रोका नहीं है। अश्विनी जी, अश्विनी जी, सुनिए, लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और इसमें जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे उस तरह के कदम नहीं उठाए गए उस वक्त, चाहे वो ईओ हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो ठेकेदार हो। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब आपकी अग्नि परीक्षा ये है, क्या आप ईमानदारी से उन लोगों की पहचान करेंगे, उनको जेल भेजेंगे जो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई इसमें ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई इसमें नेता हो। आलोक जी, आपको मैं बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आप इसका रिजल्ट देखेंगे, और फिर अगर आप इस पर डिबेट रखेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी इस पर बैठेंगे और उस चीज पर बात कर रहे होंगे कि हाँ, इस सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया और उन मौतों के लिए संवेदनहीन नहीं रही, संवेदनशीलता से उन सारे लोगों को, गुनाहगारों को पकड़ा गया। कीर्ति जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कीर्ति जी, देखिए आलोक जी, मुरादनगर की घटना हुई और ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार उसमें हुआ। उसमें 2-3 चीजें प्रथम दृष्टया ही लिपापोती की घटनाएं शुरू हो गई जिला प्रशासन की तरफ से। पहला ये कि उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए 304 के तहत, कि दूसरा ये कि अगर निहारिका सिंह जी ईओ हैं, जेई और सुपरवाइजर अरेस्ट हुए तो चेयरमैन को क्यों बख्श दिया गया? चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, और मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ईओ भुगतान करती हैं, उनके साथ चेयरमैन भी सिग्नेचर करता है भुगतान पे। चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है भुगतान करने पे कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। तो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो चेयरमैन को क्यों बख्श दिया गया? अगर सरकार ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहती है तो अपने पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई करे, और जो लोग भी दोषी हों, बनारस की घटना से नहीं सबक लिया, कोरोना काल की घटना से नहीं सबक लिया, तो मुरादनगर की घटना से सबक ले ले, नहीं तो इस तरीके की घटना इस सरकार में होंगी, क्योंकि केवल वहां लोकल नगर पालिका लेवल से जो भ्रष्टाचार शुरू होता है वो शासन स्तर सरकार तक वो भ्रष्टाचार रहता है। और सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है
तो उसको करके दिखाए। हाँ। और जो मृतक हैं उनके परिवारों को पूरी मदद करे सरकार। अगर संभव हो तो एक एक व्यक्ति को उनके परिवार में नौकरी दे, जिससे उन परिवारों के भी जीवन यापन करने के वो तो एसडीएम ने बोल दिया वहां पे कि हम इसमें नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, हम इसमें 10 लाख रुपए देंगे। सवाल यही है कि भूमिका की पहचान करना बेहद जरूरी है। कीर्ति जी, देखिए, भूमिका की पहचान तो मैं बता रहा हूँ। चेयरमैन को इन लोगों ने वक्त दिया, वहाँ के जिला प्रशासन के चेयरमैन को क्यों वक्त दिया? आपके सामने कि होना चाहिए। अरे प्रथम दृष्टया चेयरमैन दोषी, उनको क्यों वक्त दिया? सरकार अमल करे। कीर्ति जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूं आलोक जी, प्रथम दृष्टया में जो कार्रवाई जिला प्रशासन वहां पुलिस प्रशासन कर रही है, उसमें चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई करी होनी चाहिए, तभी ये संदेश जाएगा। क्योंकि नगर पालिकाओं में ईओ और चेयरमैन दोनों भ्रष्टाचार के जड़ में है, दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए प्रमुखता से। केवल मुरादनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नगर पालिकाओं में ईओ चेयरमैन बैठ करके लूट रहे हैं और सरकार अश्विनी जी कुछ इसमें जवाब दे रहे हैं। अश्विनी जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लगता है कोई पुरानी अदावत है चेयरमैन से। अरे पूरे में लूट रहे हैं, हमारे 3.5 साल में, आपके 5 साल में नहीं लूटे क्या? अरे जहाँ लूट रहे हैं। नहीं अश्विनी जी, देखिए समस्या यही है ना, अभी यहाँ पर बहस पक्ष और विपक्ष के बीच में ये तो होनी ही नहीं चाहिए ना इस वक्त बहस। अश्विनी जी, कीर्ति जी, एक मिनट, देखिए इस मौके पर क्या ये गिनाने की यहाँ पर जरूरत है कि आपने ऐसा किया, हमारे टाइम पे ऐसा हो गया? क्या यहाँ पर विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा सकता क्या? कीर्ति जी, आपसे भी एक है मेरा सवाल। जिले स्तर पर देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। जिले स्तर पर आपकी एक पूरी बॉडी होगी, वहां पर कार्यकर्ता होंगे, आपके पदाधिकारी होंगे, उनको भी आप लगाइए ना फिर इन सब कामों में कि जो जो इसमें लिप्त हैं उनका नाम जारी करें और प्रशासन के पास जाएं, नहीं तो फिर वहां पर न्यायालय जाएं और इनके ऊपर कार्रवाई की पूरी मांग करें। ये भूमिका तो आप यहाँ पर निभा सकते हैं ना। आलोक जी, आपको संज्ञान में बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका कल ही संज्ञान लिया और वहां के जिला अध्यक्ष से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक। और बहुत जल्द आज नहीं हो पाए, कल निश्चित रूप से कोई गाजियाबाद जाएगा और सभी मृतक परिवारों से मिलेगा और जो भी रिपोर्ट होगा नहीं, रिपोर्ट क्या सिर्फ बयानबाजी के लिए मांगी है कि न्यायालय भी आप जाएंगे उसके आधार पर? विपक्ष को सुनना नहीं चाहती। कीर्ति जी, रिपोर्ट जो मांगी गई है, क्या बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मांगी गई है कि आप इसको लेकर न्यायालय भी आप जाएंगे कि हमारे पास ऐसी सूचनाएं? देखिए, लगातार विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। लगातार हम उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस की बात सिर्फ चैनलों पर, अखबारों में करते हैं, ये जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई नहीं करते। मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए इस सरकार की। बनारस के अंदर घटना हुई, उसमें क्या कार्रवाई बता दें। चले गए अपने कोरोना अध्यक्ष को देखिए भाई, कल ट्वीट कर दिए, आज कोरोना कर दिए। ठीक है, अब रमेश ठाकुर जी, रमेश जी, 250 मर जाए आपके, कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट हो पाता? अगर मैं बात करूं हाथरस कांड की, गाजियाबाद में ये जो शमशान घाट वाला जो ये कांड हुआ है, ऐसे में संवेदनशीलता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमने देखा है कि वक्त वक्त पर ये डिमांड रही कि कोई एग्जाम्पल सेट हो, चाहे वो हाथरस कांड हो या फिर ये जो शमशान घाट में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। तो लगातार हम देखते हैं कि घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही चीजें रिपीट होती हैं। क्या उसके बाद उत्तर प्रदेश में रेप नहीं हुए हैं? क्या इसके बाद कोई और ऐसा हादसा नहीं होगा, कोई और भ्रष्टाचार का मामला नहीं होगा? शॉर्ट में थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड। लेकिन बिल्कुल मोनिका जी, मुझे लग रहा है ना, ये जितने भी पक्ष विपक्ष वाले हैं, किसी घटना को ऊपर तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप के बजाय मुझे लग रहा कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। इस समय जो मामला हुआ है, चाहे अजय जी हो, चाहे दूसरे लोग बैठे हों, तो इनको एक मंथन करना चाहिए, मनन मंथन करना चाहिए और सरकार प्रशासन के बीच में बैठ के ये सोचना चाहिए कि ऐसे हादसे रुके तो रुके कैसे। लेकिन नहीं, उनको बनारस जाना है, उनको दिल्ली जाना है, उनको वहां की घटना जाना, फलाना जाना। इस घटना में भी क्या होगा, त्यागी जेल जाएगा और उसके साथ में उसको बचाने के लिए नेता आ जाएंगे, क्योंकि जब उसका मुंह खुलेगा तो कई सारी चीजें, कई लोग उसमें बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे अजय त्यागी जैसे लोगों के पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी इसमें प्रतिक्रियाएं दी हैं और ये अच्छा लगा आज बहस में देखकर कि आप सबकी संवेदनाएं पूरे परिवारों के साथ हैं। आपने इसमें गरिमाएं नहीं तोड़ी हैं और यहाँ पर सबसे जरूरी जो बात है वो सरकार को समझने की ये है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना आप लोग सीख जाइए, उनकी जवाबदेही तय करना आप सीख जाइए, क्योंकि जिलाधिकारी के पास सिर्फ अधिकार नहीं होते हैं, उसके पास एक जिला भी होता है जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है।